नमस्ते। मेरा नाम है हर्षदा और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। और आज हमारे अड्डे यानी कि द लल्लन टॉप के अड्डे पर हमें ज्वाइन किया एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर ने, जिन्हें आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा। सरकार, सिंघम रिटर्न्स और जॉनी गद्दार, अंधाधुन और न जाने कितनी सारी फिल्मों में। जाकिर हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक आपको हमने विलन के भी रोल में देखा है और कॉमेडी भी करते हुए देखा है, तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि आपको इन दोनों रोल्स में ज्यादा टफ कौन सा लगता है? टफ तो कहा जाता है थिएटर में भी और हर जगह की कॉमेडी सबसे ज्यादा टफ होती है। हम्म। तो पर हाँ, ये मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि थिएटर में भी और फिल्मों में भी मुझे दोनों चीज़ें करने का मौका मिला। और लोगों ने, मेरे डायरेक्टर्स ने, मेरे प्रोड्यूसर्स ने मुझे में विश्वास दिखाया कि मैं ये कर सकता हूँ और ऑडियंस ने उसको सराहा। बहुत बहुत शुक्रिया। पर हाँ, कॉमेडी टफ तो दोनों ही है, लेकिन कॉमेडी करना ज़्यादा टफ माना जाता ओके। आप एनएसडी से पास आउट हैं और उस है। संस्थान ने हमारे देश को एक से एक बढ़कर नगीना दिया है। तो जब आप एक्टिंग वहां सीख रहे थे तो कुछ ऐसा हुआ जिसने आपके जीवन पर बहुत ही इम्पैक्ट डाला हो? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, एनएसडी तो मैं 90 में गया। उससे पहले मैं 10 साल से उसी जगह पे मंडी हाउस जिसको बोलते हैं दिल्ली का जो हम्म। सेंटर है, वहाँ पे थिएटर करता था। और जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया था 1982 में, तो सही मायने में थिएटर ने पूरी पर्सनैलिटी जो है चेंज कर दी। एक कॉन्फिडेंस लाइफ के अंदर और एक समझदारी। मैं बहुत ही खराब स्टूडेंट हुआ करता था स्कूल और कॉलेज में, और ओके। जो बहुत ही ज्यादा खराब जैसे हम्म। कुछ पता नहीं, क्योंकि डिफरेंस ऑफ एजुकेशन सिस्टम। मैं 8th क्लास तक यूपी में पढ़ा और ओके। यूपी से फिर जब दिल्ली आए तो समझ ही नहीं आता था कुछ। लेकिन थिएटर ने जो समझ पैदा की, जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस पैदा किया, वो परफॉर्मिंग आर्ट है, उसकी वजह से बहुत ही चेंज, बहुत ही बदलाव, बहुत ही कॉन्फिडेंस एक पर्सनैलिटी आया उसमें। इंडिया उसमें थिएटर करते हुए श्रीराम सेंटर में, या उससे पहले एमेच्योर थिएटर श्रीराम का भी मैंने 87 में कोर्स किया था। फिर श्रीराम में ठीक की थी, फिर एनएसडी किया। ओके। तो ये जर्नी में काफी कॉन्फिडेंस है। हम्म। तो यही है, मतलब एक जिसे कहते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर थिएटर का और इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। ये मेरे साथ हुआ है। बहुत चेंजेस आए और बहुत कुछ सीखने को मिला, पुराने टीचर्स से भी, हम साथ के लोगों से भी और अपने नए टीचर्स से। तो आपने ये कब डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग में जाना है? मतलब ये पैशन कब आया आपके अंदर कि मुझे दरअसल, सिनेमा ज्वाइन करना है? हाँ, दरअसल क्या था कि मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं। हम्म। हमारी फैमिली एक एक करके धीरे धीरे दिल्ली में माइग्रेट हुई। मेरे फादर दिल्ली में काम करते थे, एक एक करके के चलो वहाँ पढ़ेंगे। एक भाई आए, तो दूसरे आए, तो तीसरे आए। तो हम्म। टेलीविजन था नहीं घर पे। और टेलीविजन का होना मतलब ये था कि काफ़ी अच्छी फैमिली। तो हम्म। टेलीविजन क्योंकि बहुत कम होते थे और हम मार्केट में जाके टीवी देखा करते थे। फिर हमारे अब्बा जो है वो टीवी ले आए, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ऐसे शटर मिलता था। हम्म। और वो हम देखते थे। उसमें ना तो सीरियल आते थे, ना कुछ आता था, सिर्फ फिल्में आती थी या चित्रहार आता था। तो बस उसकी तरफ थोड़ा सा रुझान होता चला गया। फिर स्कूल में, सरकारी स्कूल था, तो उसमें कुछ ऐसे फंक्शंस वगैरह भी नहीं होते थे। कभी हम्म। कभी होने लगे 11th में, 12th में। तो ऐसे मौका लगता गया। और एक मेरा दोस्त है दिल्ली में, अजय मनचंदा उसका नाम है, वो थिएटर करता है, साथ में पढ़ते थे। तो वो हम्म। थिएटर करता था। उससे पहले कोई ने कहा करेगा नाटक, मैंने कहा अरे ये तो मुंह मांगी मुराद मिल गई। हम्म। तो ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो मुझे मुझे नहीं मालूम था कि मंडी हाउस कोई जगह है या थिएटर कहाँ हाँ। होता है।
मैं एक बार अपने बड़े भाई से पूछ के गया भी कि दूरदर्शन के नाटक आते थे, तो दूरदर्शन कहाँ पर है और ऐसा, तो बहुत ही अज्ञानता थी और कुछ जानकारी थी नहीं। रेडियो सुनते थे और टीवी तो शाम को आता था 6 बजे से 8 बजे तक, वही देखते थे। हम्म। ये पता था कि दूरदर्शन कहीं है हम्म। दिल्ली में। तो मैं वहाँ गया भी एक बार, तो कुछ समझ नहीं आता, पर थिएटर ज्वाइन किया और उसके बाद धीरे धीरे थिएटर करना शुरू किया। और उसी से ही चलते चलते स्कूलिंग साथ में, कॉलेज, तो कॉलेज के बाद ये लगा कि हम काफी 5-6 साल हो गए हैं, थिएटर भी चल रहा है साथ में और कॉलेज खत्म हो गया है, तो अब क्या करें, हम इसी को कुछ करते हैं। तो फिर मैंने एक्टिंग हम्म। कोर्स किया। तो मुझे ओके। लगा कि अगर ये प्रोफेशनली कुछ करना है तो इसकी पढ़ाई करनी चाहिए। हम्म। एमेच्योर तो कर लिया, चलो 5 साल, पढ़ाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले कि छोटे से शुरू करते हैं। तो श्रीराम का 1 साल का एक्टिंग कोर्स 9 महीने का था उस वक्त। शाम को 6 से 8 2 घंटे क्लासेस होती थी, तब तो फुल टाइम वो किया मैंने। तो उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन श्रीराम रेपिटरी में हो गया। हम्म। तो ऐसे करके प्रोफेशन धीरे धीरे अपने आप क्रिएट होता गया। फिर वहाँ से मुझे लगा कि यार ये तो बहुत कुछ है पढ़ने को इसमें। तो फिर हम्म। मैंने इरादा किया कि मैं एमएसडी ज्वाइन करूँ। तो एक ओके। साल 87-88 में मैंने अप्लाई किया, तो मेरा नहीं हुआ। तो मुझे कोई दुख हुआ नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि देखूं पहले ट्राई करके कि ये कैसे होता है इसका हम्म। इंटरव्यू। फिर 1 साल नहीं हुआ, अगले साल फिर 0 ईयर हो गया, बैच लिया नहीं गया। उसके हम्म। अगले साल 90 में जाकर मेरा एडमिशन हुआ और मैं मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि जो मैंने सोचा था हम्म। वो मुझे नहीं हुआ। हम्म। तो ऐसे करके फिर धीरे धीरे 3 साल वहाँ पढ़ाई की और फिर टेलीविजन की तरफ रुख हुआ। मेरा पहला ओके। सीरियल था फिरदौस, जो दिल्ली में ही बना था 94 में, हम्म। क्योंकि 93 में मैं पास आउट हुआ। और उसके बाद मैं एमएसडी रिपीटरी चला गया सीरियल करके। ओके। और उसके बाद 1 साल 2 साल रिपीटरी में रहा, उसके बाद बाहर निकला। तो 97 वाज द ईयर मैं मुंबई शिफ्ट। अच्छा, तो जब आपने फैमिली में बताया होगा अपने अम्मी अब्बू को कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, तो फिर उनका क्या रिएक्शन था? मतलब चिल थे एकदम या गुस्सा हुए, क्या था? बहुत टाइम तक तो 1 साल तक तो शायद ऐसा मुझे लगता है उन्हें पता नहीं लगा। ये हम्म। शाम को कहीं चला जाता है, पता नहीं, और रात को 10 बजे आता है। तो हम्म। अब माँ बाप को पता तो सब होता है, हाँ। लेकिन घर में भाइयों में सबसे छोटा होने की वजह से ये था कि एक आसानी ये रही कि बड़े भाई चलो ठीक है कि बड़ा हो रहा है, पढ़ रहा है, हम्म। कोई बात नहीं, करने दो। तो उसमें करते 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 वो अपने आप ही उनको पता लग गया। और हम्म। फिर डांटते भी थे क्योंकि मेरे घर में कोई इस फील्ड में है नहीं। हम्म। तो कहते थे क्या कर रहे हो, कहाँ चले जाते हो, ये है वो है। तो डर भी रहता था और एक उसी डर में बड़ा मजा सा भी आता था। हम्म। और वो करते करते यहाँ तक पहुँच गए। कभी उन्होंने ये नहीं कहा ये मत करो, कोई जबरदस्ती भी नहीं की। और हाँ। क्योंकि वो कोई भी इस फील्ड से नहीं था, तो ऐसी कोई मदद भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कर क्या रहा है। राइट। तो सब अपना काम करने वाले लोग हैं आज भी, सबके अपने बिजनेस हैं, कंस्ट्रक्शन हम्म। है, इंटीरियर है। तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है हम्म। जो ये कह सके, ये बता सके कि इस लाइन में ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा। तो बस जो हम्म। सामने आता गया उसी को हम अपनी समझ से करते चले गए, और बस जो हुआ वो आपके सामने। में आपने भी बताया कि आपकी फैमिली में दूर दूर तक ऐसा कोई नहीं था जो आपको गाइड कर सके इस चीज के बारे में। तो जी। डेफिनेटली जब आप मुंबई आए होंगे तो काफी स्ट्रगल्स और काफी चैलेंजिंग रहा होगा वो सब। तो कैसे आपने सरवाइव किया, कैसे डील किया मुंबई में? तो दरअसल क्या था कि मैं हमेशा ये कहता हूँ, जितने भी और जूनियर्स हैं या जल्दी जो लोग मुंबई आ जाते हैं, तो आप अगर एक्सपीरियंस करके आते हैं, हम्म। अगर काफी काम करके आते हैं, तो वो काम आपके साथ होता है। नो तो डाउट। उसके लिए क्या है कि जैसे जो मेरे सीनियर्स थे वहाँ दिल्ली में, उनके साथ भी मैंने काम किया। जो मेरे हम्म। जूनियर्स थे बाद में, उनके साथ भी काम किया। वो सब पहले आ गए। हम्म। तो जब वो आ गए तो उनको पता है कि मेरा कैलिबर क्या है, या मैं, और उन्होंने, किसी ने मेरा प्ले देखा है, किसी ने
मुझे थिएटर में परफॉर्म करते हुए देखा है। मंडी हाउस में और भी बहुत लोग थे जो सही। साथ में थे, तो वो पहले आए, 1 साल पहले, 2 साल पहले, तो मतलब ऐसा नहीं था कि मैं यहाँ के लिए नया हो सकता था, ये जगह मेरे लिए नहीं थी, लेकिन लोग थे जो हम्म। मुझे जानते थे, जो ये समझते थे, जिनके साथ काम किया था या जिन्होंने मेरा काम देखा था, तो उनको ये मालूम था कि ये आया है तो ही इज़ वेरी गुड, लाइक ये हम्म। अच्छा है। और उसमें फिर जब उन्होंने कुछ काम करना शुरू किया या किसी ने डायरेक्शन शुरू की या किसी ने जो एक्टर थे उन्होंने एक्टिंग शुरू की या और जगह पे काम करना, मेरे बैचमेट्स थे जितने हम्म। भी जो आए थे मुझसे पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, तो वो कहीं गए हैं तो वहाँ बता दिया कि ये वहाँ कास्टिंग हो रही, तो एकदम जीरो से तो शुरू करना ही पड़ता है, लेकिन ये नो है कि डाउट। हाँ, आपके पास आपका एक्सपीरियंस है और आपका काम का जो इतना तजुर्बा है, और आप लेके मैं 15 एक साल थिएटर करके हम्म। जब यहाँ आया तो काफी लोगों तक ये था कि हाँ, ये कोई एक्टर है। हम्म। तो स्ट्रगल के लेवल पे ये था कि हाँ, काम मिलने में 2 महीने, 3 महीने, साल भर, जबकि मुझे पहला काम यहाँ आते ही 1 हफ्ते में मिल गया था अपने आप। कौन सा था आपका जो मुंबई आने के बाद आपको पहला एक मिला था? मैंने डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो है वो एक सीरियल बना रहे थे मृत्युंजय के नाम से, ओके। और उस मृत्युंजय को बाद में उन्होंने किया था एक और महाभारत। तो आप सोचिए कि हम्म। जब वो मृत्युंजय रिलीज हुआ था तो मैं दिल्ली में हम्म। था, जब यहाँ हम्म। आया, यहाँ आते आते वो एक और महाभारत के नाम से होने लगा, तो उसमें काफी एनएसटीएन थिएटर के काफी लोग, हम्म। बहुत ही 90% लोग थिएटर के ही थे। और हम्म। वहाँ से मुझे फोन आया, मुझे आए हुए सिर्फ 10 दिन हुए थे, और हम्म। फोन था, लैंडलाइन लगा हुआ था कि आपके लिए रोड है, तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा भाई, हम्म। क्योंकि ऊपर वाला था कमाल की, आते ही जो है बिना किसी, मैं सोच के आया था कि 15 दिन आराम से घूमूंगा, उसके बाद स्ट्रगल शुरू हम्म। होगा। वो आ गया कि कल है आपकी शूटिंग, रात को 8 बजे फोन आया, मैंने कहा अरे। अच्छा। तो इसी तरह से वाया किसी और को करना था, उन्होंने कहा नहीं एक और आए हैं जाकिर हम्म। हुसैन, उनको ले लो वाल से। तो हम पहुंचे तो सारे सीनियर ही थे वहाँ पे, हम्म। ड्रामा स्कूल के सब लोग थे, अ, तो जिन्होंने फोन किया था वो भी हमारे सीनियर ही थे। हाँ। तो मैंने उसमें बलराम का रोल किया था, अच्छा। और वो फिर 2-3 एपिसोड की शूटिंग की, फिर वो खत्म हो गया, सीरियल बंद हो गया था। फिर उसके बाद मिलना मिलाना रहा, और फिर अ, अशोक पंडित की यहाँ से, नहीं, हमारी एक टीचर है उत्तरा बावकर, आप शायद हम्म। जानती होंगे, एक्ट्रेस भी है, वो हमारी टीचर हम्म। भी रही और हमारी को एक्टर भी रही। उनका फोन आया कि जाके तुम्हारा नाम मैंने अशोक पंडित को सजेस्ट किया, जाके मिल लो। तो ऐसे कुछ 15 दिन के अंदर ही ये दो काम हुए, और फिर अशोक जी से मैं मिला जाके, और हमने पायलट किया था। हम्म। और फिर रमेश के साथ एक सीरियल बना रहे थे गाथा के नाम से, हम्म। तो उसमें मौका मिला काम करने का। तो गाथा को लिख रहे थे मनोज श्याम जोशी, और हमने 3rd ईयर में मनोज श्याम जोशी साहब का एक नॉवल स्टेज किया था, प्ले किया था उसका, रंजीत कपूर साहब ने। हम्म। तो बड़ी चर्चा थी उन दिनों की, बुनियाद पार्ट 2 बना रहे हैं, बुनियाद पार्ट 2 बना रहे हैं, गाथा हाँ। जैसा वैसा सही एक था वो कॉर्नर। स्टार टीवी के लिए, स्टार टीवी तब नया नया शुरू हुआ था, जिसमें 2 घंटे हिंदी का टेलीकास्ट था ओके। हम्म। 97 में। तो फिर मेरा बैचमेट है अनूप सोनी, वो बॉम्बे आ गए थे 2 साल पहले ही मुझसे, मतलब 93 में पास आउट होती है वो बॉम्बे। फिरदौस में भी हमने हम्म। साथ में काम किया था, केम टू मुंबई। फिर उसने बताया कि भाई सब चलो वहाँ पे कास्टिंग के लिए, तो हम लोग तो चले गए, और वहाँ पे हमारी हम्म। कास्टिंग हुई, तो वो ऑलमोस्ट 1 साल को सीरियल चला, 98-99 तक। फिर धीरे धीरे एक दो यहाँ वहाँ वहाँ करते 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 हम्म। 2000 तो 7-8 साल मैंने टीवी किया, और फिर फिल्मों का सिलसिला शुरू किया। हम्म।
तो एक ही ऐसा लगता था कि वे राम गोपाल वर्मा हैं, वही थिएटर के लोगों को ज्यादा चांस देते हैं। तो मेरा एक दोस्त था जो गाथा में असिस्टेंट था। अच्छा। नाउ ही इज नो मोर, बहुत अच्छा आदमी था पार्थो। तो उसने, हम एक और सीरियल में काम कर रहे थे, ही वाज चीफ असिस्टेंट। उसने श्रीराम अपना ये गाथा छोड़ ना, सीरियल छोड़ के कहा कि फिल्मों में जा रहा हूँ, तो राम गोपाल वर्मा को ज्वाइन किया। तो वहाँ फिल्म बन रही थी एक हसीना थी। तो वैसे मिलने आया छुट्टी में कि भाई आज शूटिंग नहीं आ रही है। तो मैंने उससे जिक्र किया कि भाई हमें भी यार फिल्म में दिलवा दो, कुछ और दिलवा दो। तो उसने कहा अच्छा ठीक है बड़े भाई, वो बड़े भाई बोलता था मुझे। तो एक दिन उसने बुलाया कि चलो ऑडिशन करते हैं। ऑडिशन किया मैंने, तो एक हसीना थी में मैंने एक छोटा सा सीन किया। वो सीन देख के फिर 15 दिन बाद फोन आया कि राम जी बुलाया। उन्होंने बुलाया, ऐसे ऐसे एक फिल्म उन्होंने कराई मुझसे, जेम्स। और जेम्स के बाद सरकार, सरकार पहले रिलीज हुई, जेम्स के बाद। तो बस दैट्स ऑल स्टार्टेड। ओके। अच्छा, मतलब शुरुआती दौर में आपने सरकार में एक बहुत ही कमाल का रोल किया था राशिद का, जिसमें वो अमिताभ बच्चन के पास जाता है और शायद कुछ अकेले टाइम के लिए मांगता है कि कुछ अकेला टाइम मिल जाएगा, जब अमिताभ बच्चन भारी सी आवाज में बोलते हैं समझो मैं अकेला ही हूँ। कुछ ऐसे ही था वो। तो जब राम गोपाल वर्मा आपको इसके लिए कास्ट कर रहे थे इस रोल के लिए, तो उन्होंने कैसे ब्रीफ किया था आपको ये रोल? कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ जैसे ही मैं मिला पहली बार, तो अब स्टेप बाय स्टेप आप घबराते हैं कि राम गोपाल वर्मा की फिल्मों में ये वो सब उम्मीद भी है कि शायद वो कुछ देख ले, दे दे। और उससे पहले कभी कुछ साल भर पहले अनुराग कश्यप ने मुझे मिलवाया था रामू जी से, ऐसे क्योंकि हम आपस में दोस्त हैं पुराने ही, एक दूसरे को जानते थे। मैंने मिले और रामू से कभी चलो चल दिए, जाके मिल आए बस। तब भी नहीं हुआ कुछ, कोई बात नहीं। तो जब हुआ तो उन्होंने मुझे सबसे पहले जो ब्रीफ करना शुरू किया कि जाकर मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, उसको पूरा तो इस पर सोचो। वो टास्क ये था कि उन्होंने कहा कि एक आदमी अपनी पावर कैसे कैरी करता है, एक पावरफुल आदमी अपनी पावर कैसे कैरी करता है। ऐसी कुछ बातें, कैरेक्टराइजेशन, ये वो, एक्टिंग को लेके कुछ बातचीत करके ओके विल सी उसमें 15 दिन बाद फिर ऐसे ही लेक्चर लेक्चर लेक्चर। फिर उन्होंने कहा कि ये एक सीन लो, मैं सीन लिखा है, ठीक है, तो लेके जाओ, ये प्रिपेयर करके जाओ। इसका कॉस्ट्यूम, इसका लुक क्या होना चाहिए, कैसा है क्या है। दैट मींस उसके बेस में ये था कि एक पावरफुल आदमी अपनी पावर कैसे कैरी करता है। अगर यहाँ ऑफिस में उन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर मेरे ऑफिस में अमिताभ बच्चन आए, तो अमिताभ बच्चन आएंगे तो पूरे ऑलमोस्ट पूरे ऑफिस में कैसे एक गहमा गहमी हो जाती है। तो ये उनकी पावर है। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने इससे एक कदम आगे बढ़ के ये सोचा कि अमिताभ बच्चन साहब की जो पावर है वो तो हमें पता है, वो तो हम जानते हैं कि यार अमिताभ बच्चन। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, और ऐसा कई बार महसूस भी होता है, हम कहीं बैठे हैं किसी रेस्टोरेंट में या किसी सड़क पे खड़े हैं या कुछ है, तो कोई आपके सामने से गुजर जाता है जिसको आप जानते नहीं, और फिर लगता है ये कोई है। हाँ। ऐसा लगता है कई बार। तो मुझे लगा कि वो ज्यादा अच्छा पॉइंट है कि जिसको कोई जानता नहीं, उसके बाद भी उसके एक ऑरा से आप इतने अट्रैक्ट होते हैं, राइट। और उसको लगता है कि ये कौन है, जानता है कौन है, मालूम है नहीं यार, कोई तो है, ऐसा एक फील आता है। तो आई वर्कड ऑन दैट साइकोलॉजी कि आदमी निकले और आए सामने तो लगे कि ये कोई है। तो क्योंकि फिर वो सरकार वाली चीज में फिट क्यों हुआ, क्योंकि स्क्रिप्ट में भी ये है कि रशीद है, पता नहीं कौन है, नेपाल से, पता नहीं दुबई से कहीं से आया है,
हम्म। मालूम नहीं कौन है। तो उस मालूम नहीं कौन के अंदर तो कैरेक्टर्स को भी नहीं मालूम और ऑडियंस को भी नहीं पता होना चाहिए। हम्म। तो वो पावर, पर उसकी पावर दिखनी चाहिए, पावरफुल दिखना चाहिए। हाँ। तो इस चीज पे थोड़ा काम करके और फिर कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम मैंने डिजाइन किए खुद, एक दो तीन चार कपड़े वपड़े खरीदे और मैं पूरा काम जाम दो हम्म। तीन सूटकेस लेके उनके ऑफिस हम्म। पहुंच गया और खुद ही मेकअप वेकअप करके उनके हम्म। सामने घुस गया। हम्म। तो he liked it and he said बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, and that's how। तो कैसी तालमेल थी आपकी अमिताभ बच्चन के साथ? अरे वो तो, कैसा एक्सपीरियंस था मैं तो ओवरऑल? ये था कि जब शूटिंग आने लगी नजदीक, हम्म। तो पहले तो ये था प्रोड्यूसर्स में कि यार नया लड़का है और बच्चन जी के सामने कैसे होगा, क्या होगा पता नहीं। हम्म। सबके मन में एक शंका थी, मेरे में भी थी, जाहिर क्या? है। मैं तो झूठ ही नो बोलूंगा डाउट। अगर मैं बोलूं कि मैं तो बिल्कुल नहीं डर रहा था, ऐसा तो झूठ हो हम्म। जाएगा। तो जब एक हफ्ता रह गया शूटिंग को और मेरी धड़कनें तेज और मैं दुआ कर रहा हूँ कि किसी तरह से शूटिंग कैंसिल हो जाए कर। और डर इतना लग रहा था, तो वो हो भी गई हम्म। कि चलो भाई अभी नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ करेंगे। मैं कह रहे शुक्र। फिर भी हम्म। वही था कि दिमाग में आया कि बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, तो हम्म। शूटिंग तो करनी है। और चले गए शूटिंग पे, शॉर्ट वॉट हुआ, पहले आने का फिर जाने का और फिर उनके पास बैठने का हुआ। तो थोड़ा सी घबराहट के सामने महानायक बैठे हैं हम्म। और शॉट देना है, कैसे करेंगे। और वो थोड़ा ठीक नहीं हुआ तो राम ने कहा कि राम जी ने कहा कट 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 करता है फिर रिलैक्स। हम्म। बच्चन साहब भी हाँ आराम से करो, टेंशन नहीं है। और जब उन्होंने कहा आराम से करो तो फिर बहुत फिर आराम से किया। फिर जो हाँ। हुआ वो आराम से हुआ। अब और कमाल का हुआ। और फिर वो सीन खत्म हो गया। दूसरा सीन बच्चन साहब का, मेरा वही पहले दिन पहली शूटिंग वही सीन था। हम्म। तो समझ लीजिए कि मतलब शेर के आगे बकरी का बच्चा बांध के हाथ में बिठा दिया है और वाला चल रहा है। हम्म। तो वो लगा कि अब हो गया, चलो बेटा पता नहीं कैसा है। हम्म। वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो लंच के बाद मैं बैठा रहा, अब जब मुझे कोई बोलेगा कि आपका पैकअप हो गया चले जाओ तो ही जाए। और अब हम्म। बच्चन साहब हैं सेट पे तो अब जाके क्या पूछना। तो फिर असिस्टेंट आई, बोली कि सर बुला रहे हैं। तो मैंने कपड़े वपड़े भी चेंज नहीं किए थे, मेकअप भी वैसे ही था। हम्म। तो आप उस पूरा दिन में उसी में था, नशे में, कि मैंने ये सीन किया है बच्ची साहब के साथ। हम्म। तो जब पहुंचा मैं कहाँ से, रामू जी और बच्ची साहब दोनों बैठे हुए थे, तो बताया। हम्म। तो बच्ची साहब ने पूछा कहाँ से हो, क्या हो, कैसे हो? बहुत अच्छा है, रिलैक्स हो गए। उसके बाद और सीन तो मेरा उनके साथ नहीं था, लेकिन फिल्म की और बाकी शूटिंग हाँ। करते रहे। तब हम लोग शूटिंग कर रहे थे, पानी में डूबने वाला मेरा जो हम्म। सीन था उसको हमने स्विमिंग पूल में किया था, हम्म। अंडर वाटर कैमरा वगैरह लगाया। तो एलन अमीन थे पायलट मास्टर, और हम्म। रामू जी थे। तब तक ये हो गया था कि हमने 8-10 दिन की शूटिंग कर ली थी साथ में, तो एक रामू जी के साथ। तब रामू जी ने मुझे बॉन्डिंग हो बताया जाती था कि हाँ, कि वो जो एक हसीना था थी का जो सीन था, है। उस सीन में मेरा और वो सैफ अली खान साहब के साथ था। हम्म। और आज भी मुझे याद है मेरा डायलॉग है कि मेरा काम कम होता है। हम्म। तो उनका सैफ साहब का डायलॉग है कि 15 या 20 हम्म। 15 दिन 20 दिन, 20 दिन से पहले फोन नहीं करूंगा और 20 दिन के बाद हम्म। भाई क्लोजअप टाइप। हम्म। और मुझे लगा कि जब मैंने वो देखा तो मुझे वाकई लगा तो मैं इसको 20 दिन के बाद मार दूंगा। हम्म। वो स्ट्रेंथ वो एनर्जी हमारी आंखों में थी। इसीलिए मुझे लगा कि रशीद के लिए तुम सही हो। फिर एक दो फिल्में करवाई, वो ट्रेन करनी थी। हम्म।
टू कम बिफोर द बच्चन साहब, उससे पहले ट्रेनिंग हो जाए। तो बहुत लकी रहा इस मामले में मेरा काम, किस्मत पे सबको हासिल नहीं होता है, ऊपर वाले के बख्शे में। ऐसे ही आपने सिंघम रिटर्न्स में अजय देवगन के साथ भी काम किया है, जी जी। तो उनके साथ कोई ऐसा किस्सा हो जो आपको याद हो, कोई सेट पर ऐसी घटना हुई हो, कुछ फनी कुछ भी? वो फनी एक बार ऐसा हुआ था कि वो एक उसमें सीन है, स्पीच वगैरह चल रही है, सब खड़े हैं, सब दिन में खड़े हैं, वो स्टेज जैसा है ओपन ऑडिटोरियम टाइप का, उसमें करीना कपूर जो है वो मुझे थप्पड़ मार देती है ना, कि वो आज के बाद हमारे बच्चों के ऊपर ऐसा कुछ, बोलता हूँ कि अरे ये गिरफ्तार करो उसको, तो बोलता है कि लेडीज पुलिस का काम है, तो बुलाओ लेडीज पुलिस को। अब वो पुलिस में वेट कर रहे हैं, फिर वो थप्पड़ मारती है दूसरी लड़की, तो मैं बोलता हूँ कि कब आएगी लेडीज पुलिस। एकदम सीरियस फेस, अजय देवगन साहब पर एकदम भक करके हंस पड़े। कहते यार क्या हंसा रहा है, लेकिन नहीं सर मैं तो रिक्वेस्ट करूँ कि कब आएगी लेडी पुलिस, नहीं तो थप्पड़ मारती देगी मेरे को। तो हंसे बड़ी लोग, ऐसा बड़ा मस्ती वाला। और खुद भी वो अजय देवगन जी इतने अच्छे इंसान है, खुद भी खूब मस्ती करता है, और क्या कहते हैं रोहित शेट्टी तो वैसे ही पूरी टीम बहुत अच्छा माहौल रहता है इसमें। वो पहले मस्ती करते हैं, उसके बाद शूटिंग करते हैं। ओके, सही। अच्छा, मुझे ना आपके पर्सनली मुझे आपके इंटेंस रोल्स बहुत पसंद है, मतलब जो जो भी रोल्स आपने किए उनमें जो भी आपके इंटेंस रोल्स रहे हैं मुझे पर्सनली वो पसंद है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको किस टाइप के रोल्स करना ज्यादा पसंद है, तो आपका क्या जवाब होगा? एक्चुअली तो इंटेंस रोल करने में मजा बहुत आता है, और कॉमेडी रोल करने में मेहनत इतनी ही लगती है, लेकिन हाँ हर चीज में दोनों में टाइमिंग का बड़ा खेल होता है, कॉमेडी में तो खास तौर से। और थिएटर की वजह से क्या होता है कि वो टाइमिंग काफी आपके ग्रिप में आ जाती है, क्योंकि थिएटर में लाइव जब आप परफॉर्म कर रहे होते तो वहाँ टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल होता है, उसी टाइम पे उसी वक्त वही चीज करना, वही बोलना। अब यहाँ टेलीविजन या फिल्म के अंदर क्या है कि नहीं हुआ तो कट करके दोबारा कर सकते हैं, नो डाउट, उसको रिवाइव कर सकते हैं, वो भी एक मुश्किल टास्क है अपने आप में, लेकिन फिर भी पर्सनली मुझे इंटेंस करना अच्छा लगता है, और कॉमेडी तो खैर एंजॉय करती है। आपने काफी सारे विलन के रोल किए हैं, तो और हमारी इंडस्ट्री में ऐसे कई पॉपुलर विलन रहे हैं जिन्हें सदियों से याद करते आ रहे हैं हम, जैसे गब्बर हुए, मोगैम्बो हुआ, शाकाल हुआ, तो आपका ऐसा कोई ड्रीम रोल है कि ये वाला रोल ऐसा मुझे मिल जाए बस? अब देखिए क्या है, मैं कह रहा हूँ जब शोले में गब्बर का रोल था तो उनको नहीं पता होगा कि ड्रीम रोल बन जाएगा, या जब शाकाल हो रही थी तो उनको नहीं पता था कि ये ऐसा ड्रीम रोल बन जाएगा, या जब मैंने सरकार की थी तब हमको भी नहीं पता था ये हो जाएगा। वो तो एडिटिंग के बाद हमारे जो कैमरामैन थे अमित रॉय, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा निकला है तुम्हारा काम। तो मुझे लगा होगा, मैं पार्ट हूँ एक फिल्म का, जो कि सपना था हर किसी का होता है कि अमिताभ बच्चन साहब के साथ स्क्रीन शेयर करने को मिल जाए, तो मैं उतने में ही खुश था, लेकिन इसका क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये तब भी नहीं पता था। तो ऐसे ही जॉनी गद्दार है, वो किसी तरह से आई सामने वो फिल्म बड़ी मुश्किलों से, हाँ लोगों ने बहुत पसंद की, बहुत सराही, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे उतनी उस तरह से। तो अब क्या होता है कि अब एक कुछ ऐसी चीज हो गई है कि मेरा चेहरा दिखता है तो लोग सोचते हैं कुछ तो करेगा ये, तो ये अपने आप में एक मैं समझता हूँ कि अचीवमेंट है कि अगर चेहरा अरे अच्छा ये भी है, ओहो ये तो कुछ करेगा, ये कुछ कर देगा। तो ऐसी एक फिल्म थी जो कि हमारे एक सीनियर हैं तिग्मांशु धूलिया, उन्होंने बनाई थी, उसका नाम है शागिर्द, नाना पाटेकर। तो वो फिल्म का जो काम है वो भी एक बड़ा यूनिक सा है, कि पान सिंह तोमर में मैंने एक रोल किया था, बड़ा अच्छा स्पेस मुझे
तिग्मांशु गोलिया साहब ने दिया था, और उनके हिसाब से वो हो भी गया था ठीक, तो बड़ा अच्छा किया था। तो बस ये चलता रहता है, और बाकी जो भी है और क्या बोलूं। अच्छा जाकिर, आपने मतलब बहुत सारी छोटी बड़ी मूवी, हर तरह की मूवीज में आपने काम किया है। जी कभी आपको ऑनेस्टली वाली फीलिंग है कि नाउ आई हैव अराइव्ड, कि हाँ मतलब अब इस रोल के बाद चीजें बदल जाएंगी? कभी ये वाली फीलिंग आई आपको? जब सरकार आई थी तभी हम्म। पता ही नहीं था कि क्या मिल गया, हम्म। और अब इतने साल बाद ऐसा लगता है कि अरे यार, क्योंकि हम ऐसे रहे कि तब ऐसा कुछ वो नहीं था, पब्लिसिटी ये वो बड़ा कम था 2005 में, जो आज मीडियम आ गया है। तो अभी हम्म। ऐसा लगता है कि मुझे तो यही लगता है कि पता नहीं लोग मुझे जानते भी हैं कि नहीं, पता नहीं लोग पहचानते भी हैं कि नहीं, अभी भी ऐसा ही लगता है। और हम्म। फिर कई बार जाते हैं बाहर एयरपोर्ट पे या कहीं शूटिंग कर रहे हैं तो लोग पहचानते हैं, तो फिर समझ में आता है कि हाँ शायद जानते तो हैं या पहचानते तो हैं। तो आई हैव अराइव्ड, पता नहीं, मतलब शुरुआत जब हुई हम्म। सरकार से तो ऐसा लगा कि अब मैं इंडस्ट्री में आ गया, ऐसा लगा। हाँ, तो आई हैव अराइव्ड हो गया मतलब। अच्छा हो गया, फिर ठीक है। हाँ, फिर तो हो गया है मतलब। हाँ मतलब हिस्सा बन गए आप इंडस्ट्री के, और काफी पहली फिल्म में अमिताभ बच्चन जी के साथ, दूसरी फिल्म में धर्म जी के साथ, फिर हम्म। मैंने रमैया वस्तावैया की थी तो उसमें विनोद खन्ना जी के साथ। तो बड़े सीनियर सीनियर लोगों के साथ काम करके बड़ा अब इससे ज्यादा इंसान कितना अराइव करेगा? कितना राइट करे। हाँ, ये तो हो गया है मतलब। आपने आज तक वैसे जितने भी रोल्स किए हैं उसमें से सबसे चैलेंजिंग कौन सा लगा, जिसके लिए कोई अलग प्रिपरेशन की हो? एक्चुअली क्या है, थिएटर के बैकग्राउंड से ना एक हम्म। आपको बड़ी चीज सीखने को मिलती है, वो ये है कि और एक हर एक्टर का अपना एक एक क्वालिटी होती है, किस तरह से वो रोल को प्रिपेयर करता है। मेरा ये है कि मैं चाहता हूँ कि भाई ये रोल पिछले वाले से थोड़ा डिफरेंट लगे, हम्म। और उसमें क्या खोजूं, मेरे अंदर ऐसा क्या अलग है दूसरा, और कोई छुपा बैठा है, या किसी को मैंने ऑब्जर्व किया हो या नहीं कुछ ऐसा किया हो। तो हम्म। बड़ी वैसी चीजें होती है कि जैसे जब शागिर्द वाला रोल था, अगर आपने फिल्म देखी हो, तो हम्म। वो इरफान साहब कर रहे थे, नहीं है हमारे बीच, बड़े कमाल के अभिनेता और हम्म। हमारे सीनियर, हमारे मित्र भी थे, साथ में काम किए। उनकी आखिरी फिल्म जो थी इंग्लिश मीडियम में भी मैंने एक छोटा सा उनके साथ काम किया, हम्म। उनको वो रोल था, इसी वजह से वो नहीं कर पाए। तो बड़ा उसमें टेक्निकल पार्ट था कि जब मुझे वो रोल मिला तो टिशू भाई, तिग्मांशु गोलिया को हम टिशू भाई कहते हैं, तो टिशू हम्म। भाई ने कहा कि भाई वो इलाहाबादी एक्सेंट हम्म। आना है इसमें। मैंने कहा ठीक है, कोशिश करेंगे। तो हम्म। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको ये कैरेक्टर एक रीजनल नेता चाहिए ना? हम्म। कहते हाँ। मैंने कहा इलाहाबाद की जगह मेरठ का रख लेते हैं, क्योंकि हाँ। आई बिलोंग्स टू मेरठ। तो हम्म। उससे फिर सारी चीजें एकदम आसान हो गई। कि अगर यूं तो एक्सेंट लाना एक अलग बात है, हम्म। ना आपकी भाषा जो आप यहाँ के हैं, उस एरिया से आप पैदा हुए हैं, वहीं से बड़े हुए, वो कल्चर, वो सारी चीजें, वो नुआंसेस, तो हम्म। एक चीज करेक्ट होने से सारी चीजें कहीं ना कहीं सही जगह पे बैठ जाती हैं। हम्म। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि जब हम कोई रोल करते हैं, ऐसे ही जब सरकार की प्रिपरेशन थी तो उसमें बहुत सारा एक जेंटलमैन दिखना चाहिए। हम्म। तो उसके अंदर ये था कि अंडरवर्ल्ड में जेंटलमैन, हम्म। जेंटलमैन तो पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव तो नहीं होता। हाँ। तो जेंटलमैन नेगेटिव कब, तो माफिया जो है ना, माफिया, हम्म। माफिया एक टर्म है, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप में शुरू हुई थी, खासकर इटली में। तो हम्म। वो लोग जो यंग जनरेशन थी उन्होंने ग्रुप बनाया था, उसका नाम था हाँ। माफिया। और जो चंदा इकट्ठा करते थे हम्म। गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, तो फाइट इन दी वर्ल्ड, हम्म। अपने देश के लिए। हम्म। तो वो काफी अरसे से
काम करते करते एक जनरेशन, दो जनरेशन वो माफिया, और वो क्योंकि चंदा इकट्ठा करने जाते थे तो वो सूट वूट पहन के, कैप वैप पहन के जाते थे, सब लोग हम्म अदब से सब चंदा देते थे। और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, अब ये एक पीढ़ी पूरी रेडी हो गई, ये फिर भी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, तो सब लोगों ने हम्म कहा अब क्यों, तो अब इनको हटाओ, तो वो माफिया बिकेम नेगेटिव। ओके तो वो इटली से फिर वो अमेरिका गए, भागे वहां से शिकागो पहुंचे या कहीं भी हम्म डॉक पे, इस पे, तो उन्होंने फिर वो जबरदस्ती वाला काम हो। पहले तो लोग प्यार से हाँ चंदा देते थे, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि वो जबरदस्ती लेने लगे कि पैसे दो, क्योंकि उनका तो सही वही बात काम है। हाँ तो लेकिन उनका अटायर वही रहा, जेंटलमैन हम्म वाला। तो मैंने हाँ, वो जो अटायर है वहां से लिया, जेंटलमैन, देखने वाह में वैसा लगेगा, हम्म और एकदम क्लीन, एकदम साफ सुथरा। ऐसे हम्म ही जैसे ये कैरेक्टर है जॉनी गद्दार। हाँ जॉनी गद्दार का जो कैरेक्टर आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हमको दिखते हैं अपने आसपास जिनके पास पैसा तो आ जाता है लेकिन दिमाग गरीब रहता है। हम्म लेकिन वो अपनी अमीरी दिखाने के लिए 15,000 की शर्ट, 25,000 की पैंट तो पहन लेंगे, लेकिन हम्म उन्हें समझ नहीं आता मेरे ऊपर लग कैसी है। सही बात तो ये थॉट पे डिजाइन किया था कि वो गरीब आदमी आया होगा, उसने बहुत पैसा बना लिया है, अब उसे समझ नहीं हम्म आता कि मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये वर्साचे का है हाँ या ये उसकी पता नहीं रोलैंड की घड़ी है। तो वो हम्म ब्रांड के ऊपर जाता है, ना कि इस पे कि मेरे ऊपर लग कैसा है। तो इसलिए हाँ उसकी जो कॉस्ट्यूम डिजाइन है वो उसको डिजाइनिंग बाल लाल करा लिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा हाँ चेहरे पे लग कैसा रहा है। कैसा रहा सही बात हाँ, तो मतलब आज का फैशन है इसलिए मुझे करा है ना। हम्म जूते पहन लिए लंबे चोंच वाले, अटक अटक के गिर रहे हैं, ये है हम्म कैसा। तो वैसा सा एक कैरेक्टर जो सिर्फ पैसे को ही सक्सेस मानता है, तो हम्म वैसे ही उसकी डिजाइन, बड़े बड़े प्रिंट वाले शर्ट, हाँ बस तो उसको ये समझ नहीं आती कि मैं लग कैसा रहा हूँ। उसको ये लगता है कि लोग देखेंगे तो यार ब्रांडेड पहनता है। हम्म तो वो एक जो चीज है वो आती है निकलती है, कितना बेवकूफ है। सच में तो दिखने में अच्छा लगना चाहिए क्योंकि हम शो बिजनेस में हैं, कैरेक्टर दिखने में अच्छा लगना चाहिए, पर लोगों को समझ में आना चाहिए बड़ा बड़ा गधा है हम्म वैसा है। सही हम्म तो इस तरह की उससे आसपास अपने कौन लोग हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे, तो वही बेसिक तरीका। अंधाधुन में भी जब मैंने वो रोल किया तो मेरे मित्र थे सज्जन, वो उस तरह से बात करते थे, हम्म मुझे लगा ये अच्छा है, बाल खिचड़ी उचड़ी ऊंचे रस्सी रखी हुई है, ऐसे हम्म हम्म कुछ कुछ ऐसा करके मिला के हाँ बन जाता है, और फिर डायरेक्टर को अच्छा लगता है, हम्म हम लोगों को भी अच्छा लगता है, ऑडियंस को पसंद आ जाता राइट है। सच में तो ये तो हमने की आपके पुराने रोल्स की बात अब आप हमें अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताइए अभी तो मैं सत्यमेव जयते पार्ट 2 में एक वही भ्रष्ट नेता, ओ और फिर एक में वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है जिसका नाम है टुल्ले, ओके मनाली में। अभी आपको रवीना जी हैं उसमें, रवीना टंडन, हम्म उसकी शूटिंग मनाली से बैकअप हो गया है, ओके तो यहाँ पे कुछ एक दो दिन है। फिर एक अभी सोनी लिव पे एक हमने सिटकॉम किया है, जिसका टेलीकास्ट 25 दिसंबर से है। हम्म स्ट्रीमिंग मतलब सोनी लिव पे स्ट्रीमिंग है उसकी 25 दिसंबर से, उसका नाम सैंडविच फॉरएवर। ओके 6 उसमें मेन कास्ट है, एक फैमिली हस्बैंड वाइफ, एक फैमिली हस्बैंड वाइफ, इनकी हम्म लड़की, इनका लड़का, और लड़का लड़की एक फैमिली। तो कैसे ओके पारिवारिक उसमें शादी के बाद भी वो सैंडविच बना रहता है couple, हम्म या ये 6 लोग में से कोई ना कोई आपस में कैसे जिंदगी में फंसे रहते हैं। हाँ
तो वो ऐसे सनलिस्ट पर है। ओके। ये 25 दिसंबर से स्ट्रीमिंग है उसकी। और बस यही है, दो तीन काम है। और डायरेक्शन वगैरह में जाने का कोई प्लान नहीं है आपका कि अब ना, एक्टिंग तो बहुत कर लिया, अब चलो डायरेक्टर बनते हैं, कुछ ऐसा प्लान नहीं है? कतई नहीं। मैं बहुत इस बारे में क्लियर हूँ। लोग हम्म। मुझे कहते भी हैं, बोलते हैं सर आप क्यों डायरेक्टर? मैंने देखो क्या होता है, कुछ बता देना, हम्म। कुछ डायरेक्टर को सजेशन दे देना, हम्म। या कैमरामैन को कुछ ये कहना कि भाई सर ये तो यहाँ से होना चाहिए ना शॉट, इसका वहाँ हाँ। से कैसा, तो ये सजेशन हो सकता है। इससे हम डायरेक्टर बन जाएंगे ऐसा नहीं है, वो एक अलग विधा है। हम्म। उसके लिए एक प्रॉपर समझ की और ट्रेनिंग की जरूरत है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं एक दो एंगल जानता हूँ इसलिए डायरेक्टर बन गया। हाँ। डायरेक्शन की अपनी एक विधा है, उसके जो माहिर लोग हैं वही उनको ही करना चाहिए। हाँ, मुझे समझ है, मैं अपने काम को, अपने एक्टिंग को कितना और बेहतर करूँ उसके लिए यूज कर हम्म। सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि हम्म। डायरेक्शन के लिए एक अलग विजुअल होना और राइट। एक पूरा उसकी स्क्रिप्ट की समझ होना वो हम्म। बड़ा जरूरी सही। है, और थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है उसमें। अच्छा। ओके। डायरेक्टर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पहले स्क्रिप्ट पढ़ें, फिर उसको विजुअलाइज करें, फिर रेकी करने जाएं, फिर पूरी टीम को लेकर वो बहुत मेहनत करते हैं, हम्म। बहुत ज्यादा, वो उतने बस की नहीं। ओके। अच्छा, आपने तमाम रोल्स किए हैं, छोटे बड़े, कॉमिक, विलन, हर तरीके के। तो जो नए एक्टर्स हैं या जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, उनको आप अगर एक लाइन में कोई मंत्र बताना चाहें तो वो क्या होगा? मंत्र जो है ना वो सिर्फ दो ही है, एक मेहनत और एक सब्र। हम्म। तो आप मेहनत करते रहिए और सब्र रखिए। बड़ा मुश्किल होता है, कुछ लोग मुझे एक दो ऐसे भी मिले कि अरे सर कुछ बताइए, हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये हम्म। कितना टाइम हो गया है, ये 6 महीने हो गए। मैंने कहा यार मुझे तो 20 साल हो गए, मेरा कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो अरे नहीं सर आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन 6 महीने तो वैसे ही निकल जाते हैं, 6 महीने में क्या हो गया? तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अगर कोई टाइम फिक्स करके आए हैं तो फिर मत आइए। हम्म। आप अगर ये सोच के आए हैं अब मुझे यहीं रहना है और यहीं काम करना है, हम्म। ऐसा सोच कर रखना है। वो 1 साल में होगा, 6 महीने में होगा, हो सकता है 5 साल में हो जाए, हो सकता है कल की कल हो जाए, रातों रात हो जाए, सही कभी भी बात। हो सकता है। तो हम्म। हमको जब नसीर भाई हमारी क्लास लेते थे एमएसडी में, तो हमने भी ये सवाल किया था कि आप कैसे, कहते हैं हम प्रिपेयर्ड नहीं रहते, हमें हमेशा हम्म। प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, राइट। तैयार रहना चाहिए। एक एक्टर कब तैयारी करता है, जब काम आता है तब तैयारी करना शुरू करता है कि हम्म। अब मुझे पतले हो जाना चाहिए, तो ठीक है वो ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये है कि एक मेंटली प्रिपरेशन पहले से रहनी चाहिए। कोई भी सिचुएशन आएगी, वो ड्राइविंग की तरह है, आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपका एक दिमाग उधर लगा रहता है, एक हाथ गियर पे रहता है, आप बात नहीं कर रहे होते ना, और गाड़ी से, हम्म। तो मेरे ख्याल से बहुत वैसा बढ़िया। सा रहना चाहिए कि हम्म। आप हैं चलती हुई गाड़ी में बैठे, हम्म। आएगा आएगा स्टेशन आएगा ना अभी, और उसके सही लिए हम बात। गाड़ी को कितना तेज दौड़ा लेते हैं, उसकी भी अपनी एक कैपेसिटी है। आराम से चलते हम्म। रहो, आराम से अपने ऊपर बिलीव करके, और अपने काम पे बिलीव करके, और जो काम करो 100% करना चाहिए। हम्म। पता नहीं कब कहाँ कौन आपका काम देखे, नहीं। आपको नहीं सो मालूम, ट्रू। आपको लग रहा है कि हम्म। अरे मैं ये एक बिहार की चैनल के लिए कर रहा हूँ, कौन देखे, क्या पता वहाँ हम्म। कोई ऐसा आदमी देख ले, सही बात। इसके लिए आप छुट्टी लो, अब बोलेगा कि हम्म। बहुत खराब है, तो आपको हर काम अच्छा शिद्दत से करना चाहिए। राइट। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया, बिल्कुल थैंक बिल्कुल, यू सो बहुत मच फॉर अच्छा। जॉइनिंग अस। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू।